मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर क्वेश्चन, जो कि 19 तारीख 12वां महीना 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 9 से 10 शिफ्ट में। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन को ये भी कोशिश करेंगे जो प्रैक्टिकली है उसे प्रैक्टिकली डिस्कस करें, जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, और भी कई ऐसे क्वेश्चन अगर रहेंगे जो प्रैक्टिकल रहेगा उसे हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल करके दिखाएं और प्रैक्टिकली आपको समझाएं कि ऑप्शन या फिर फीचर्स कहाँ होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट के एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट में बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आपको कौन से टाइप का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि आप MS वर्ड के 5 अलग अलग फाइल ओपन किए हुए हैं, डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, और उन डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट में अगर आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में फिर से जाना है तो उसके लिए कौन से टाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके लिए व्यू पर से क्लिक करेंगे, स्विच विंडो का व्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसमें स्विच विंडो नाम का एक ऑप्शन होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं और इसके शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F6 होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि MS वर्ड ओपन है और हमें जाना होगा यहाँ पे व्यू पे, तो व्यू पे जब क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक किए तो यहाँ पर से देखिएगा कि स्विच विंडो का है। तो अभी तो फिलहाल एक ही डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, लेकिन आप लोग को कई लोग को पता होगा कि नया डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल+N होता है। तो कंट्रोल+N प्रेस कर दिए तो अब जाकर हम यहाँ पर से जाते हैं व्यू पे, यहाँ पे क्लिक किए, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर से स्विच डॉक्यूमेंट पे जाके तो 2 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। तो इसी का एक शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल+F6 होता है, जिससे हम अगर एक डॉक्यूमेंट में तो उससे दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने का ये शॉर्टकट की होता है। और ये शॉर्टकट की सिर्फ MS वर्ड में नहीं बल्कि एक्सेल में भी काम करेगा और पावर पॉइंट में काम करेगा। लेकिन इस शॉर्टकट की का खासियत यह है कि अगर एक्सेल का फाइल ओपन है तो सिर्फ एक्सेल के फाइल में जा सकते हैं, अगर MS वर्ड का फाइल है तो MS वर्ड का फाइल में सिर्फ जा सकते हैं, पावर पॉइंट का तो सिर्फ पावर पॉइंट का फाइल ही स्विच होगा। फिर उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स को जोड़ने के लिए आप डैश मेन्यू का सेलेक्ट करते हैं। जब भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स को जोड़ना होगा तो उसके लिए आपको रेफरेंस मेन्यू का इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से रेफरेंस नाम का एक मेन्यू लिखा हुआ है, MS वर्ड ओपन किए हुए हैं, और इसमें कि सबसे पहला जो कंटेंट्स होता है, यहाँ पे सबसे पहले रिबन जो होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स नाम का ही होता है। तो आप यहाँ पर से क्लिक करके आप टेबल ऑफ कंटेंट्स अलग अलग तरीके के जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप बुक वगैरह में देखते होंगे, नोट्स वगैरह में देखते होंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स रहता है, सेम उसी प्रकार से अलग अलग डिजाइन से आप यहाँ पर से बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि 241.12234 इस तरह से एक नंबर दिया हुआ है और वो नंबर एक क्लास में बांटा हुआ है, और उस क्लास का अगर डैश IP एड्रेस होता है तो उसका IP एड्रेस के तौर पे अगर अल्फ़ाबेटिकल तौर पे बताएं तो वो E नंबर अल्फ़ाबेटिकल तौर पे बताते हैं, उसका IP एड्रेस में क्या आएगा, E आएगा। वैसे देखिए क्लास C होता है, क्लास D होता है, तो उसी तरह से क्लास E होगा। क्या नंबर होगा इसमें, नंबर में आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है कि 241.1.234 ये क्लास क्या है, IP एड्रेस E है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा वर्कशीट से डेटा को स्थापित करने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सत्य है। तो जो आप 3 नंबर में आप देख रहे हैं कि मौजूदा स्क्रीन में MS एक्सेल फाइल इस तरह का एम्बेडेड की जाती है, एम्बेडेड की जा सकती है, जो कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल MS एक्सेल का आइकन्स दिखेगा। यानी कि जब हम MS वर्ड में एक्सेल का फाइल को लाते हैं तो एक्सेल का जब फाइल आएगा तो उसमें सिर्फ क्या होगा कि एक्सेल के फाइल पूरा शो नहीं करेगा, एक्सेल के फाइल का जो लोगो सिर्फ शो करेगा, उसके सिंबल दिखाएंगे, आइकन्स कह सकते हैं कि दिखाएंगे, और बाकी सारी चीज़ें उसमें नहीं दिखेगा, वो हिडन रहेगा। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो जाकर ऑन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि MS एक्सेल में वर्कशीट के नेमिंग यानी कि नाम चेंज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध नाम है। यानी कि ये जो आप 4 नाम आप देख रहे हैं, इसमें जो वैलिड नाम है वो क्या है, 4 नंबर में है कि बजट पॉइंट दिया हुआ फिर 1 है, ये क्या है, उसका वैलिड नाम है। और बाकी सारा चीज़ जो नाम देख रहे हैं आप, लिखने का स्टाइल जो देख रहे हैं वो क्या है, अनवैलिड है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर के MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में आपको 1 नंबर में जो आप देख रहे हैं वो गलत है, और वो इसलिए गलत है कि क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि किसी स्लाइड के कंटेंट्स में परिवर्तन करता है, जबकि
स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है, जो बहुत सारे स्लाइड होते हैं तो उसको छोटे छोटे करके आइकन्स के रूप में आपका स्क्रीन पे थंबनेल्स टाइप का दिखाता है, और आप एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि जैसे एक स्लाइड नंबर 1 यहाँ है तो उसको उठाकर दूसरी जगह कर सकते हैं, लेकिन उसके कंटेंट्स में कोई परिवर्तन स्लाइड सॉर्टर की व्यू से नहीं हो सकता है। इसे आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर से देख सकते हैं कि हमें पावर पॉइंट ओपन करना है। पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा तो आपको जाना होगा यहाँ पे व्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे अगर स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। अभी जो आप देख रहे हैं व्यू, जो यहाँ पर एक स्लाइड बड़ा सा शो कर रहा है और साथ में इधर थोड़ा सा आइकन्स मतलब थंबनेल्स टाइप का शो कर रहा है, इसे कहते हैं नॉर्मल व्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन इसी के जस्ट बगल में स्लाइड सॉर्टर व्यू का ऑप्शन है और इस पर क्लिक कीजिएगा तो जितने भी स्लाइड आप क्रिएट किए हैं उसका एक छोटा सा आइकन रूप में बन के पूरे पेज के टाइप के आपको वहाँ पर से स्क्रीन पे दिखने लगेगा। आपको इसको कंटेंट्स में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि जो इसमें लिखा गया है आप यहाँ पर से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आपको परिवर्तन करना है तो आपको नॉर्मल व्यू पे करना होगा। और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है तो वो यह है कि जो ऐसे अगर यहाँ पर 2 नंबर में दिखा रहा है, हम चाहेंगे उसको 5 नंबर या 6 नंबर में दिखाने के लिए, तो इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करके इधर ला के छोड़ देंगे तो वो स्लाइड क्या होगा कि आप दूसरी जगह मूव करके चला गया। तो उस तरह की चीज़ों को करने के लिए हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं, बट आप किसी भी कंटेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू से। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 7 कि बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषण व अनुलेखित करने के प्रोग्राम कौन सा है। यानी कि जब भी आपको कोई वित्तीय डेटा है या फिर कोई भी एक साल बाद या 6 महीना का कुछ भी आप ऐसा डाटा बना रहे हैं जो कि एक कैलकुलेशन फॉर्म में हो, एक नंबर फॉर्म में डेटा हो, और उस डाटा को एनालिसिस करना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करना होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी कि MS एक्सेल प्रोग्राम आपको यूज़ करना होगा। क्योंकि एनालिसिस करना, डाटा एंट्री टाइप के काम करने की जो प्रोसेस होता है, बाकी 3 जो आप यहाँ पर से सॉफ्टवेयर का नाम देख रहे हैं उनमें से उसी सॉफ्टवेयर के अंदर खासियत होता है। यानी कि एक्सेल के अंदर ही ये खासियत है कि फार्मूला लगाइए, उसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसे ग्राफ के तौर पर बना सकते हैं, उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, उसे सेव करके रख सकते हैं। बाकी सारे जो यहाँ पर से मतलब देख रहे हैं आप ऑप्शन में, वो आपको ग्राफिक्स या फिर एनिमेशन या फिर और भी तरह का जो कैलकुलेशन करने का काम नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि MS एक्सेल में व्यू मेन्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स उपलब्ध नहीं होता है। तो ये जो स्प्लिट कॉलम जो है ये उसमें उपलब्ध नहीं होता है। न्यू विंडो होता है, फ्रिज पैनल होता है, अरेंज ऑल होता है। तो इसे भी हम प्रैक्टिकल देखना चाहिए। पहले उसके लिए आपको एक्सेल ओपन करना होगा, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक्सेल ओपन हो गया है, और इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे व्यू टैब पे जब क्लिक किए तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पर से क्या दिया हुआ है, अरेंज ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद फिर फ्रिज पैनल है। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें हैं, स्विच विंडो है, लेकिन उसमें आप स्प्लिट कॉलम नाम का जगह इसमें नहीं है। तो इसलिए जो आंसर होगा ये 8 नंबर का आंसर होगा, 1 नंबर। और कई बार कई वीडियो में हम ये बताए हैं कि जिन लोगों को ऑप्शन नहीं आता है या फिर जिन लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सबसे बेहतर आइडिया यह हम देते हैं कि MS एक्सेल ओपन कीजिए या फिर MS वर्ड ओपन कीजिए, और जैसे होम में किस किस मेन्यू है, जैसे अगर होम पे क्लिक किए तो इसमें क्लिप बोर्ड है, इसमें कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर है, फॉन्ट के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। एक बार जरूर कभी न कभी देखते रहिए, 2-4 बार आप जब उस चीज़ को देखिएगा तो आपके माइंड में जरूर रिकॉल हो आएगा, क्वेश्चन आएगा तो अच्छा चलिए हाँ ये सारा चीज़ नहीं है, फ्रिज पैनल तो हाँ होता है, वहाँ पे ये नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप समझेगा माइंड, और उससे आप क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मेल मर्ज के 9 नंबर क्वेश्चन है कि मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स किसे कहते हैं। तो जब आपका फाइल सेव हो जाता है, जैसे आप 10 आदमी के नाम से आप लेटर या कुछ बना रहे हैं, तो उसका नाम जब सेव कर रहे हैं, जहाँ पर उसके इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, उसी को डेटा सोर्स कहा जाता है। तो इसमें लिखा हुआ कि मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में, यहाँ पर से इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, कि यह सुनिश्चित करें कि स्प्रेडशीट में डैश नाम उन फील्ड को नामों को सम्मिलित हो जिन्हें आप मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। यानी कि जब आप MS एक्सेल के स्प्रेडशीट को अगर आप डेटा सोर्स से जोड़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि उन लोगों के नाम को जोड़िए, जो मतलब उन लोग का नाम उस कॉलम में लिखा हुआ होना चाहिए जिन लोग के नाम से आप MS वर्ड में मेल मर्ज को डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मेल मर्ज कॉलम होगा, क्योंकि जिस नाम से आप डाटा बना रहे हैं, जिस नाम का एक फील्ड तैयार कर रहे हैं, उसका नाम कॉलम
कॉलम में लिखा हुआ होना जरूरी है, तभी वो जाकर क्या होगा, क्रिएट हो पाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंक द्वारा चेक प्रिंट प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो MICR का इस्तेमाल जो होता है चेक को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्लास ए नेटवर्क, जिसे बताए थे उसमें क्लास सी नेटवर्क था, सॉरी क्लास ई नेटवर्क था, इसी तरह से यहाँ पर से क्या लिखा हुआ है, क्लास ए नेटवर्क में पहले डैश डैश बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और जो बाकी शेष बचते हैं वो क्या होता है कि मतलब ये नेटवर्क होते हैं। यानी कि क्लास ए नेटवर्क में पहले डैश डैश बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और फिर डैश डैश शेष बिट एड्रेस के होस्ट एंड पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला तो होगा इसका 8 होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर से 8 होगा, उसके बाद फिर जो से 24 है वो इसका शेष मतलब होस्ट एड्रेस बचेगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसके बाद फिर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल फंक्शन का कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का इनेबल किया जाएगा? यानी कि इसके लिए जब भी आपको यानी कोई भी सेल अगर आप लॉक किए हुए हैं या फिर अनलॉक है, इसके लिए आपको कौन सा फंक्शन को इस्तेमाल करना होगा? तो प्रोटेक्ट वर्कबुक या फिर प्रोटेक्ट वर्कशीट का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आप रिव्यू मेन्यू में देख सकते हैं। यहाँ पर जब रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से प्रोटेक्ट वर्कबुक आप अनप्रोटेक्ट जैसे चीज़ों को यहाँ पर से दिया जाएगा। अभी तो प्रोटेक्ट नहीं है तो यहाँ पर से प्रोटेक्ट लिखा रहा है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर से पासवर्ड रख देते हैं। तो अब यहाँ पर से देखिएगा कि अनप्रोटेक्ट बन जाएगा और यहाँ पे तभी वही लोग इसमें डाटा को एडिट कर सकता है जो पासवर्ड जिनको पासवर्ड ये पता है। तो जब भी आपको पासवर्ड में या फिर एक्सेल के अंदर लॉक या अनलॉक जैसे फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो प्रोटेक्ट वर्कबुक को इस्तेमाल कीजिए। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक जो होता है वो रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि MS एक्सेल में डैश डैश आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं को तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस परिस्थिति में उपयोग होता है जब आप संख्याओं को अधिक भटनीय फॉर्मेट को दर्शाते चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल के साथ संयोजित करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशनल फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि जब आप नंबर को किसी सिंबल या किसी टेक्स्ट या किसी कलर के साथ या फिर किसी बैकग्राउंड के साथ या फिर किसी डिज़ाइन के साथ अगर आप मिलाना चाहते हैं, फंक्शन को अप्लाई कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशनल या फिर कहिए कि टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। टेक्स्ट फंक्शन जो एक होता है फार्मूला के अंदर होता है, फार्मूला पे आप यहाँ पर से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से देखिएगा कि टेक्स्ट फंक्शन रहेगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह का फंक्शन होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या फिर उसमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी होता है तो आप उससे भी किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि MS एक्सेल में प्रोटेक्ट फीचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो आप प्रोटेक्ट फीचर्स के रूप में आप 3 नंबर में जो आप पढ़ रहे हैं वो असत्य है। और 3 नंबर में क्या लिखा हुआ? तो आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक को स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर के अंदर या फिर एक्सेल के अंदर पासवर्ड हम लोग लगाते हैं तो उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी डिज़ाइनिंग होते हैं, जितने भी फॉर्मेटिंग किया हुआ होता है, जितने भी टेक्स्ट सारा चीज़ें होती है, वो सारा चीज़ लॉक हो जाता है और हम उसे ओपन करने के लिए हमें पासवर्ड आना जरूरी है, तभी जाकर हम उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं और उसे रीड कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसे हम लोग कुछ भी तरह में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप MS एक्सेल डाटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत नंबर है ये 2 नंबर में गलत है, और ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या फिर नहीं जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो कोई भी कॉलम या फिर कोई रो आप नहीं ला सकते, जबकि ये गलत है क्योंकि उसमें होता है ये फंक्शन। आपको प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को दिखाते हैं, तो इसके लिए आपको MS वर्ड ओपन करना होगा। MS वर्ड हम अपने स्क्रीन पे ओपन कर लिए, उसके बाद फिर मेलिंग पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर से देख सकते हैं कि स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर से जब आपको मेल मर्ज बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें टोटल 6 स्टेप होता है, ये भी हम कई बार बता चुके हैं। तो 6 स्टेप में आप यहाँ पर से पहले तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट किए कि आपको बनाना क्या है, तो यहाँ पर से लिखा हुआ लेटर, तो हम यहाँ पर से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर से ये लिखा हुआ कि आप जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जिसे आप मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं, जैसे आपको पता होगा कि कई बार आया होगा मेल मर्ज का क्वेश्चन
कि ये 3 फॉर्मेट में होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, डाटा सोर्स होता है और उसके बाद फिर उसका जो कंटेंट्स होता है वो होता है। तो ये तो मेन डॉक्यूमेंट है, यह है कि आप डॉक्यूमेंट बना कहाँ रहे हो, तो इसी पे बनाना चाहते हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो आपके पास पहले से डाटा बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तो नहीं बना हुआ तो यहाँ पर से टाइप और न्यू लिस्ट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद क्रिएट वाला ऑप्शन पे जाइए, तो आप देखिए आपके पास एक टेबल क्रिएट आएगा। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि न्यू एंट्री नाम का ऑप्शन है, कस्टमाइज कॉलम भी है, यानी ज़रूरत पड़ने पर हम कॉलम क्रिएट भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग एक रो भी क्रिएट किया जा सकता है। तो यानी कि ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है कि हम लोग रो और कॉलम क्रिएट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि डैश डैश सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। तो इसके लिए हम लोग कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। कंपाइलर का इस्तेमाल होता है, कंपाइलर सोर्स क्या करता है, कंपाइलर करता क्या है, सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर इंटरमीडिएट कोड को वो क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी आपको कन्वर्टिंग करने का मशीन लैंग्वेज से आपको कन्वर्ट करना होगा इंटरमीडिएट से मशीन लैंग्वेज में, तो उसके लिए कंपाइलर का इस्तेमाल करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि डैश डैश एक आइकन होता है जो कि आपके उस आइटम या फिर कहिए कि डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या फीचर्स के निर्देशित करता है जो कि कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है और यह यूजर के लिए उस आइटम उस आइटम का तक एक्सेस अधिक सुगम करता है। जैसे आपका एक तात्पर्य आपको बताते हैं कि जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे शो करता है, बट एक्चुअल में वो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे नहीं होता है, वो कंप्यूटर के अंदर होता है। लेकिन वो क्या होता है कि वो बस एक आइकन्स के तौर पे, एक शॉर्टकट के तौर पे दिखाता है और जब उस शॉर्टकट पे आप क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, उसके बदले वो मेन डॉक्यूमेंट जो होता है जहाँ पर वो फाइलें होती हैं, सेव होता है, इंस्टॉल होता है कह सकते हैं, तो वहाँ से वो जाकर ओपन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा शॉर्टकट। आप ज़्यादातर जो कंप्यूटर में देखते होंगे कि वहाँ पर से एक क्या होगा कि जो शॉर्टकट फाइल रहेगा उसके आइकन्स के तौर पे आपको बता देते हैं कि अगर कोई फाइल है तो उसके बीच में देखिएगा छोटा सा मतलब एक एरो टाइप का निशानी रहेगा और वो एरो से ही हम लोग पहचान सकते हैं और उसमें एक तीर टाइप का भी रहेगा। तो उसी से हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये फाइल ओरिजिनल है और ये ओरिजिनल नहीं है। आपको इसे प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि जैसे कि कौन सा ओरिजिनल होता है कौन सा शॉर्टकट होता है, दोनों में फ़र्क दिखाते हैं एक फ़ोटो के तौर पे। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 यहाँ पर से फोल्डर है। तो पहला तो यहाँ पर से जो न्यू फोल्डर देख रहे हैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी अलग से एरो का निशान नहीं बना हुआ है। तो ये क्या है, एक ओरिजिनल फाइल है जिसमें कि मतलब कोई भी निशान नहीं है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर से ये शॉर्टकट है और इसी प्रकार से कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते होंगे तो उसका भी इसी तरह का शॉर्टकट दिखाता है। तो इसके लिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं कि इसे शॉर्टकट कहा जाता है। जबकि ये फाइल, इसका फाइल ओरिजिनल फाइल कहीं और रहता है और इसके ये डुप्लीकेट जो होता है वो आपके स्क्रीन पे शो करता है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है कि वो फाइल ओरिजिनल फाइल को ओपन कर देता है। तो इसलिए जो आप क्वेश्चन देख रहे थे 17 नंबर, उसका आंसर होगा 4 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स व स्पेसिक के माध्यम से की जाने वाले टेक्स्ट के अलाइनिंग की कठिन कार्य को कर सकते हैं। एमएस वर्ड के द्वारा किसी भी डैश डैश डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को स्तंभों या फिर रो की आसानी से उसमें अलाइनमेंट किया जा सकता है। तो जब भी आपको एमएस एक्सेल के अंदर कोई भी तरह का रो या फिर कोई भी तरह का कॉलम में आपको क्रिएट करना होगा तो उसके लिए टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। इस क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन से टैब्स का स्पेसिफिक जो माध्यम होगा वो आप अलाइनमेंट और एक डाटा एंट्री करने जैसे कामों का कर सकते हैं। और उसमें जब आपको कोई रो या फिर कोई कॉलम क्रिएट करना हो तो उसके लिए आपको इंसर्ट में कौन से टैब का इस्तेमाल करिएगा। तो जैसे अगर हम एमएस वर्ड अगर बात करते हैं, एमएस वर्ड ओपन करके दिखाते हैं, तो एमएस वर्ड ओपन कीजिएगा तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं और इंसर्ट के अंदर यहाँ पर से टेबल नाम का फंक्शन होता है। तो टेबल नाम के फंक्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे टूल्स ओपन है, यहाँ पर शो हो जाएगा। तो कुछ रो और कुछ कॉलम तो आप यहाँ पर से खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको जब क्रिएट करना होगा तो यहाँ पर से इंसर्ट टेबल पे क्लिक कीजिएगा। तो इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो यह होता है कि नंबर ऑफ कॉलम टाइप कीजिए कि कितना कॉलम और कितना रो चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पर से ओके बटन प्रेस कर दीजिए, वो क्या होगा उतना कॉलम क्रिएट हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को रंग में परिवर्तन करने के लिए
आपको कैसे इसका स्टेप करना होगा। तो इसका स्टेप 1 नंबर में है, पहले डिजाइनिंग में जाएंगे, फिर स्मार्ट आर्ट स्टाइल में, फिर उसके बाद फिर चेंज कलर में। तो इसके लिए सबसे पहला तो जरूरी है कि स्मार्ट आर्ट लाएं, फिर स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंतर्गत पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि एक्सेल की बात बोला गया था, तो हमें एक्सेल ओपन करना होगा और उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है, आप किसी भी तरह का डिजाइन को क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद वो क्या होगा, आपके स्टाइल पे इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहला जरूरी है कि इस पर क्लिक कर लें, स्मार्ट आर्ट पे, जो भी स्मार्ट आर्ट है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसमें ऊपर में देख सकते हैं कि स्मार्ट आर्ट टूल्स है, उस पर क्लिक करेंगे डिज़ाइन वाला ऑप्शन पे। तो डिज़ाइन वाला ऑप्शन में यहाँ पर से देखिएगा कि चेंज कलर नाम का ऑप्शन होगा स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पर से चेंज कलर वाला पे जब क्लिक करेंगे, इसमें कई अलग अलग तरह का कलर का ऑप्शन मिलेगा और उसमें ज़रूरत के अनुसार से हम यहाँ पर से कलर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और कलर करना है तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि रीकलर पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस पर भी क्लिक करके आप नए कलर को कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट पे जहाँ यहाँ पर से जाइएगा तो फॉर्मेट में जैसे अगर आपको इस पिक्चर का कोई कलर बदलना है, इस शेप का, तो यहाँ पर से शेप फिल में जाइए और इसका कलर पर्सनली आप बदल दीजिए। तो आपको बदलने के लिए आप 1 नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि MS पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारित करने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। तो डिज़ाइन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि पावर पॉइंट यहाँ पर से ओपन किए हुए हैं और पावर पॉइंट ओपन करने के बाद अगर इसके साइज में परिवर्तन करना है कुछ भी, तो ऊपर में डिज़ाइन नाम का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना होगा। डिज़ाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से स्लाइड ओरिएंटेशन और पेज सेटअप जैसे नाम यहाँ पर से दिया हुआ है। तो पेज सेटअप पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें देखिएगा कि बहुत सारे अलग अलग तरह का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इसमें A4 नाम का भी पेपर मिलेगा और इस पर क्लिक करके हम यहाँ से ओके करेंगे। और जब अगर हम इसमें कोई भी चीज़ प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसे आसानी तरीके से प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट में अच्छा दिखेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा जब आप राइट क्लिक करेंगे ऑन फाइल नेम पे, जो भी फाइल नाम है उस पर राइट क्लिक करिएगा और उसके बाद सेंड टू डेस्कटॉप कीजिएगा। तो क्या होगा, तो उसका आंसर होगा कि डेस्कटॉप पर फाइल का एक शॉर्टकट आइकन्स बन के आएगा। यानी कि कहीं पर भी कोई फाइल या फोल्डर है और उस फाइल फोल्डर पे जाइए और राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद जो भी फाइल या फोल्डर है उस फाइल के फाइल फोल्डर के नाम पे राइट क्लिक कीजिए, उसमें सेंड टू नाम का ऑप्शन बनेगा, उस लिस्ट में ओपन होगा। तो और उस लिस्ट पे जब आप राइट क्लिक करके मतलब उसमें डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा कि डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आइकन्स के तौर पे बनेगा कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा काम है जो कंप्यूटर रूप से CPU नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर का जो CPU होता है वो ग्राफिकल प्रोसेसिंग नहीं करता है। ग्राफिकल चीज़ें क्या होती है, ग्राफिकल बस ये होता है कि आपको जो विजुअली है वो अच्छे दिखना चाहिए, जो कंटेंट से अच्छा दिखना चाहिए, जो पिक्चर है, जो मूवी है, जो चीज़ें चल रहा है स्क्रीन पे, जो डिस्प्ले हो रहा है वो बहुत क्लियरली दिखना चाहिए। और CPU का काम ये होता है प्रोसेस करना, यानी कि जब हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट करते हैं, कुछ मेथड या फिर कुछ डाटा इनपुट करते हैं तो उसे प्रोसेस करने का काम होता है, ना कि जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी चल रहा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता CPU। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 Mbps की डेटा ट्रांसफ़र की दर %% में बराबर होता है। तो वो 10⁻⁶ वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसके बराबर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। जो 3 डॉक्यूमेंट कौन होता है, तो सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट होता है मेन डॉक्यूमेंट, जिसपे कि आप डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। दूसरा होता है कि जब आपका जो डिज़ाइन और जो चीज़ें होती हैं जिसके नाम से आप बना रहे हैं उसका नाम लिखना होता है कि कौन नाम है, क्या फादर्स नेम है, सारा चीज़। तो उसके लिखने के लिए जो कि एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया जाता है उसमें आप लिखते हैं तो उसे डेटा सोर्स कहा जाता है। और तीसरा जो रहता है वो मर्ज डॉक्यूमेंट रहता है, जो फाइनली जो एक पूरा तैयार होता है तो उसे मर्ज एंड फिनिश कहते हैं, तो वो तीसरा पार्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 24 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आप लोग को कई बार बताए होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के अनुसार से बनाया जाता है, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर के ज़रूरत के अनुसार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी आंसर में यही कह रहा है कि यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग विशिष्ट काम करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका एक किसी खास काम करने का उद्देश्य है, किसी खास लिए बनाया गया है। जैसे MS वर्ड में आप अकाउंटिंग काम नहीं कर सकते हैं, अकाउंटिंग काम में MS वर्ड वाला काम नहीं कर सकते हैं। जो फोटो डिज़ाइन करने का है तो वो सिर्फ डिज़ाइन करने का काम करेगा, वो बैठ के किताब नहीं लिखने लगेगा। इस मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं
कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका एक खास उद्देश्य हो, कि खास पर्पस हो, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो सिर्फ उसी काम के लिए बना है। उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि दूसरे काम के लिए बना, तो उसके लिए दूसरे तरह का सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को अगर काले कलर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए बी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर तो पावर पॉइंट जाना होगा और प्रेजेंटेशन ओपन करना होगा, बी बटन प्रेस कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा स्क्रीन क्या हो गया, ब्लैक हो गया। फिर से बी प्रेस करते हैं तो फिर ये जैसा था वाइट कलर था, या फिर दूसरा अगर कोई कलर है, जैसे हम यहाँ पर से एक कलर डिजाइन यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कर लिए। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन किए तो इस तरह से शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर से बी बटन प्रेस कर दिए कीबोर्ड से, ठीक है। तो जब बी बटन प्रेस करेंगे तो कलर क्या हो गया, इसका ब्लैक हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर से कोई भी तरह की चीज़ों को आप यहाँ पर से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आप 26 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन यह है कि यदि आप MS एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं तो आपको डैश डैश जैसी रो स्टार या फिर बैनर, यानी रो स्टार या फिर बैनर का उपयोग करना होगा। तो उसके लिए स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो जब भी बैनर क्या होता है, बैनर एक बना बनाया वो डिज़ाइन होता है, एरो, ये सारे चीज़ों आपको बना बनाया वो मिले, तो उसके लिए आपको स्मार्ट आर्ट ही एक ऐसा ऑप्शन है। तो स्मार्ट आर्ट में कहाँ होता है, तो जैसे अगर आप MS एक्सेल की बात करते हैं तो इंसर्ट में जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर से देखते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप है, उसमें स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें बहुत सारे प्रकार के डिज़ाइन या फिर कहिए कि बैनर मतलब आपको पहले से बने मिलेंगे, और उसमें आप चीज़ों को सिर्फ एडिट कर दीजिए, चीज़ों को आप अपने अनुसार से उसमें कस्टमाइज़ कर दीजिए। उसके बाद फिर आप उसमें काम कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे तरीके से कलर उसमें किया जाता है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिखता है। फिर तो 27 नंबर क्वेश्चन के बाद फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन MS एक्सेल सेल में कंटेंट्स का फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तन कर सकता है। तो इसके लिए आप सिंक टेक्स्ट टू फिट नाम का चीज़ें जो होती है उसमें आप कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाता, और वो इस नाम का आइकन्स होता ही नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए उसका ये नंबर आंसर होगा, मतलब C नंबर आंसर होगा, ये नहीं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेजना चाहते हैं, एक डेटा कोई भी तरह का पत्र भेजना चाहते हैं, एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं, पत्र भेज रहे हैं आप, पत्र में अपने ग्राहकों का नाम व पते लिखना चाहते हैं। तो MS वर्ड में आप क्या इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट में आपको MS वर्ड में डाटा सोर्स इंसर्ट करना होगा। और डाटा सोर्स किसे कहते हैं, तो इस चीज़ को भी प्रैक्टिकली फिर से आपको हम दिखाते हैं। तो जब आप MS वर्ड में मेल मर्ज बनाते हैं तो मेल मर्ज के दौरान क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि 10 ग्राहक का नाम है, आप नाम के तौर पे ABCD किसी का रख सकते हैं, तो वो ABCD के नाम से कहीं तो डाटा सेव किया हुआ होगा ना। तो वही जब डाटा सेव किया हुआ रहता है तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर से जैसे देखिएगा कि यहाँ पर से हम तीसरा स्टेप में आए और यहाँ पर से पूछा गया है कि आपके पास जो ग्राहक है वो पहले से उसके कंटेंट्स बने हुए हैं या आपको बनाना है। तो यहाँ पर से अगर नहीं बना हुआ तो टाइप ऑन न्यू लिस्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पर से डेटा सोर्स को बनाना होगा, और उसके बाद फिर उसे मतलब सेव करेंगे और उसके बाद फिर उसे हम एंट्री करवा सकते हैं। अगर बना हुआ है तो वहाँ पर से ब्राउज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि डाटा सोर्सेज का आंसर राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि MS पावर पॉइंट में डैश डैश की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो जब आपको ट्रिगर विकल्प का उपयोग करना होगा तो उसके लिए आपको एनिमेशन इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आप MS पावर पॉइंट में यहाँ पर से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर से एनिमेशन वाला ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर से एनिमेशन पैनल के जस्ट नीचे में यहाँ पर से देखिएगा ट्रिगर नाम का ऑप्शन है। तो अभी तो कोई भी ट्रिगर ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, लेकिन किसी में अगर हम एनिमेशन लगाते हैं तो यहाँ पर से ट्रिगर नाम का ऑप्शन आता है और आप यहाँ पर से सेव मतलब अलग अलग तरह का टाइम वगैरह ये सारे चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको टाइम टू टाइम तुरंत मिले। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।